जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। तो चलिए हम देखते हैं आज अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हो चुका है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्ले लिस्ट बना हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ जाइए किसी टाइम। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लासेस आपको दी जा रही है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या, आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को जोड़े क्लास में, और अपना कमेंट भी करते रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करिए, आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए। देखिए आप लोगों का स्कोर इस समय क्या बन रहा है, कि देखिए आप लोगों का एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं है, इसमें आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी, है ना। तो आप लोग अपने स्कोर का एनालाइज करिए और उस हिसाब से आगे का रणनीति बनाइए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी हत्या कर दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नाना साहब या बाल गंगाधर तिलक? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्र सेनानियों में किसकी हत्या कर दी गई थी? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गए थे। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गए थे, किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को, कब भैया? 30 जनवरी 1948, ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी 1948 के शाम के टाइम जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारते हैं और इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनता है, 30 जनवरी जो है, 30 जनवरी डेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपका दिन और दिवस से संबंधित आपके क्वेश्चन बनता है। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के की याद में जो है 30 जनवरी को प्रति वर्ष जो है इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिन और दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन तो बनना ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपका सही है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खरा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम, ठीक है, उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र के बारे में बताया। अरब सागर, मृत सागर, हरा सागर या फिर लाल सागर? बताइए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? उस समुद्र के बारे में लिखा, ठीक है, जिसका पानी इतना खरा है कि उसमें डूबना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा मृत सागर। क्या होगा? मृत सागर, ठीक है। मृत सागर क्यों? देखिए मृत सागर के घनत्व, जल का घनत्व जो है वह कितना है, ध्यान रखिएगा। घनत्व जो है 1.24 किलोग्राम पर लीटर है, ठीक है। इतना ज्यादा घनत्व होने के कारण इस वस्तु को तैरने के लिए सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। संस्था, मुख्यालय। एक तरफ संस्था का नाम देके रखा है, दूसरी तरफ मुख्यालय देके रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है IMF, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो आपका पहले का आंसर तो आपका ए हो गया, फर्स्ट का ए हो गया, ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसके मुख्यालय भैया जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि आपका ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया। तो आपका सेकंड का हो गया बी, सेकंड का हो गया इसमें ए, सेकंड का ए, अच्छा इसका था बी ना, इसका बी। आपका नेक्स्ट है ADB, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके मुख्यालय भाई कहाँ? फिलीपींस में। कहाँ पर है ये? फिलीपींस में। यानी कि थर्ड का आपका हो जाएगा डी, थर्ड का आपका डी हो गया। लास्ट आपका फोर्थ आपके सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? काठमांडू में, नेपाल, काठमांडू नेपाल में। तो देखिए आपका इसमें आंसर क्या हो रहा है, पहले का बी, पहले का बी, देखिए ये सी वाला कट जाएगा, पहले का बी, पहले का बी, पहले का, दूसरे का ए, दूसरे का ये तो पहले ही कट गया है ना। उसके बाद तीसरे का क्या? तीसरा का, थर्ड का, देखिए थर्ड का आपका है डी, थर्ड का यहाँ सी कट गया ये ऑप्शन, थर्ड का डी। फोर्थ का क्या है? फोर्थ का आपका है सी, फोर्थ का सी, देखिए ये फोर्थ ये वाला कट जाएगा, तो आपका ये दोनों ये ऑप्शन कट गया, लास्ट आपका फोर्थ वाला ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड डी और फोर्थ सी। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए संस्था के मुख्यालय संबंधित आपका क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। IMF यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय फिलीपींस में। और शार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 74। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। मतलब किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास? 10वीं, 12वीं, 7वीं या फिर 11वीं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना।
ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास। अच्छा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपसे डेट पूछे, ध्यान रखिए 2012 से लेकर 17, 2012 से 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 75। देखिए 75 नंबर आपका क्या? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर या फिर एग्जीक्यूटर? बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? ठीक है, सोर्स कोड को किसमें चेंज कर रहे हैं भैया? ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 76 नंबर। देखिए 76 नंबर क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। कब पेश किया गया? ध्यान रखिए 4 दिसंबर 2023। देखिए आपका करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स आपका ध्यान रखिए नवंबर दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स से लेकर अब आपके अगस्त सितंबर तक का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम। तो ये बिल जो है कौन सा संशोधन करेगा? पहले जो है इसका जो बिल था केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम। ठीक है, इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय तो ये जो है कौन सा बिल संशोधन करेगा? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 को संशोधन करेगा, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 या फिर 2009 या फिर 2010। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 4 दिसंबर 2023 को जो पेश किया गया लोकसभा में, तो इसमें संशोधन किसको करना पड़ेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय 2023 अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा, 2009 अधिनियम को संशोधन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 77। 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथागत कानून का समर्थन करता है? प्रथागत कानून। ठीक है, रिची, लॉक, प्लेटो या फिर आपका हेलर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 77 का आंसर क्या होगा? देखिए प्रथागत कानून का समर्थन कौन करते हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा रिची। रिची जो है प्रथागत कानून का समर्थन करता है। देखिए इन्होंने अपने पुस्तक जो है बोनर्स फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है प्रथागत कानून का समर्थन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संघीय सरकार में अधिकतर विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंब होता है। सामाजिक विभाजन, बिल्कुल राजनीति में सामाजिक विभाजन हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारा सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्य से बेहतर माने पर आधारित होता है। देखिए सांप्रदायिक राजनीति भाई धर्म के अकॉर्डिंग जो राजनीति करते हैं वो किसी एक धर्म को जो अन्य अन्य जो धर्म है उससे भाई बेहतर बताते हैं, तो ये भी पॉइंट में सही है, इस तरह से राजनीति होती है। तो 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों कथन सही है, इनके ऑप्शन आपका सेकंड से मिलेगा, ऑप्शन सेकंड से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79। 79 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वित्तीय आपातकाल जो है कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर भारत का उच्च न्यायालय? बताइए क्वेश्चन नंबर 79 के आंसर। वित्तीय आपातकाल जो वित्तीय आपातकाल आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस स्थिति में कर सकते हैं? राष्ट्रपति को अगर यह ज्ञात हो देश में आर्थिक स्थिति खतरे में है, तो इस स्थिति में जो है वह आपातकाल घोषित कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, और ये राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 80। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? कानूनी सलाहकार किन्हें कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक, या भारत के महान्यायवादी, या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी, अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल साहब, जनरल जो मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है इनको, अटर्नी जनरल, महान्यायवादी। इन्हें जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है मुख्य सलाहकार के रूप में, मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल पूछा आपसे। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल जो है अधिनियम अधिनियम 1991 के अकॉर्डिंग, 1991 के अकॉर्डिंग जो है
मुख्य निर्वाचक आयुक्त का कार्यकाल जो है, मुख्य निर्वाचक आयोग का कार्यकाल जो है आपके 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। 82 नंबर क्या है, दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। दिसंबर 2023 में जो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार जो है भारत 2030 में जो है कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तीसरे नंबर की, विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। किसका संशोधन किया जाता है, नए राज्य का गठन, संसद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते, राष्ट्रपति के भत्ते, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन आपका फोर्थ जो इसमें करेक्ट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 84। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर बी आर सावरकर, विनोबा भावे या लोकमान्य तिलक। बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा। मराठी पाक्षिक जो है पाक्षिक समाचार पत्र है ये, बहिष्कृत भारत, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो आप ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, तो कौन होगा भैया, गुलाब वंश। बिल्कुल गुलाब वंश थे, 1206 से लेकर आपके 1290 तक गुलाब वंश ने शासन किया। उसके बाद आपका कौन सा आता है, उसके बाद आपके खिलजी वंश में आपके 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है भैया, तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, आपके 1320 से लेकर 1414 तक चलता है, 1414 तक। उसके बाद आपका कौन सा आता है भैया, तुगलक के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश आपके चौथे नंबर के आते हैं। सैयद वंश आपके 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। उसके बाद आपके लोधी वंश लोधी वंश आपका कब तक चलता है भैया, लोधी वंश आपके 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। 1526 में फिर आता है आपके मुगल। 1526 में कौन आता है, मुगल, क्योंकि बाबर के द्वारा प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोधी से, जो लोधी वंश का अंतिम शासक थे। उसे हराने के बाद दिल्ली में कब्जा कर लिया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 आपके वंश हो गया। पहला आपके क्या हो गया, पहला आप ध्यान रखिएगा, पहला आपका वंश हो गया गुलाम वंश, दूसरा आपके खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी। 5 आपके ये वंश थे जो दिल्ली का 5 वंश थे जो दिल्ली में राज्य किए। इसमें जो गौरी वंश ये जो है आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता। ये गौरी वंश जो अफगानिस्तान के, यहाँ अफगानिस्तान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 कब पारित हुआ, 1904 के पारित होने के दौरान जो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डर्फिन, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। देखिए 1904 इस डेट से आप ध्यान रख सकते हो। लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन भैया आपका कब हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना। ये डेट काफी पूछते हैं। 1905 में हुआ था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। और 1904 के अधिनियम में भारत में भारतीय महाविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, तो जिस समय भी लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे भारत के। ऑप्शन आपका इसमें फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा, 87 जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये औरंगजेब है ना, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था। महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या
स्वामी दयानंद। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 88 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले द्वारा की गए थे, ज्योतिराव फूले द्वारा की गए थे। कब किया था इन्हें, 1873 में किया था, 1873 में। आपसे अगर स्थान की नाम पूछे तो स्थान आप ध्यान रखिए पुणे में किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला देख रखा, दूसरी तरफ महाद्वीप देख रखा। अच्छा हिमालय, ये तो बता दूं कि आप सभी लोग हिमालय, भैया हिमालय बहुत इजी। हिमालय का कौन से महाद्वीप है, अपने वाला ना एशिया में होगा। पहला का आपका क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से होगा। इस तरह से ऑप्शन आप रिमूव करके भी आंसर दे सकते हो, जैसे वो केबीसी नहीं होता उसमें भी जो ऑप्शन है नहीं उसको पहले हटाओ। ठीक है, जब आपको कोई डाउट हो तो वैसे कर सकती है। नेक्स्ट है एंडीज। एंडीज पर्वत भाई, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका यानी कि आपका दूसरे का पहला होगा, दूसरे का पहला, इन दोनों से यहाँ पहला दूसरे का आप दूसरा देख रखा है, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन यही वाला राइट हो जाएंगे, यानी कि रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में, वही ऑप्शन रह गया था। क्लियर है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 90। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयंत को देखा जाता है, ग्रीष्मकाल अयंत को देखा जाता है। 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई या फिर 11 जनवरी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या देखा जाता है, ग्रीष्मकाल अयंत। जैसे ग्रीष्मकाल देखा, आप एक डेट ध्यान रखिएगा, एक तो आपके 21 या फिर आपके 22, 21 या फिर 22 दिसंबर ना, 21 या फिर 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने कक्ष में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है जिसमें सूर्य जो है किस पे गिरते हैं भैया, सूर्य जो है मकर रेखा के ऊपर सीधा गिरता है। किसके ऊपर, ये डेट पूछ रहे थे, मकर रेखा पे सीधा गिरते हैं। कब गिरते हैं भाई, 21 या फिर 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा ऊपर से गिरती है, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबे होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा दिन, जिसे हम कहेंगे सबसे बड़ा दिन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। तो इसमें आपके दक्षिणी गोलार्ध के लिए पूछा है तो क्या क्या होगा, 21 दिसंबर, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर। देखिए ऑप्शन आपका 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर दिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 91। 91 क्या है, हीमोड यानी कि हीमोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ठीक है, हीमोड किसके कारण होता है, ये एक प्रकार का क्या है, मृदा अपरदन है। ठीक है, मिट्टी का कटाव का प्रकार है। हेमनाद, वायु वायु या फिर नदी का पानी या फिर भूमिगत पानी। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा। ठीक है, हिमोड जो है एक प्रकार का क्या है, मृदा अपरदन है। देखिए हिमोड जो है, हिमोड हिमोड क्या है, हिमोड जो है एक प्रकार का ग्लेशियर के सतह पर पिघलना, ग्लेशियर ग्लेशियर के सतह पर पिघलना और उसके पिघलने से कीचड़ मिट्टी या फिर चट्टानों का बह जाना। ठीक है, तो ये जो है हिमोड कहते हैं, जो मृदा अपरदन का एक प्रकार है। ये क्या होगा आपके, क्या होगा इसमें आंसर, हिमनद होगा, ग्लेशियर पिघलते हैं ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 92 नंबर। देखिए 92 नंबर क्या है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी। देखिए सरदार सरोवर बांध कहां पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। आप जितने बांध या डैम है किस नदी पे कौन सा, ध्यान रखिएगा, इसका याद कर लीजिएगा। ट्रिक बेस में भी हमारा क्लास है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 93। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, किस नदी का, तापी, गंगा, गोदावरी या फिर लूनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा, 93 का अंतर्देशीय जल निकाय। देखिए कौन सा नदी भैया, लूनी, लूनी। ठीक है, लूनी होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के पुष्कर घाटी से उत्पत्ति होता है, इसके पुष्कर घाटी से। ठीक है, पुष्कर घाटी से, कहां से, पुष्कर घाटी से उत्पत्ति होता है अजमेर के, और गुजरात के कच्छ तक पहुंचती है, गुजरात के कच्छ, और ये गुजरात के कच्छ तक पहुंचते, गुजरात के कच्छ से लगभग 495 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 94 नंबर। 94 क्या है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। बताइए, डार्विन, अरस्तु, हेकेल या फिर एडवर्ड जेनर। जीव विज्ञान का जनक भैया, जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है ना, अरस्तु। ठीक है, इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक काफी आता है, क्या है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स और हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या अनिवार्य है, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी, विटामिन ई।
देखिए क्वेश्चन भी कई बार बता चुका हूं मैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार दिया। मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य क्या होता है? विटामिन के। विटामिन के की जरूरत होता है, विटामिन के। और विटामिन के अगर देखिए, विटामिन क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन समूह का एक भाग है। और ये जो है यकृत यानी कि आपका लीवर में प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो आपके थक्का जमाने में सहायक होता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाने में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आपका 86 96 का है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? इंसुलिन क्या बनाती है? तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि? इंसुलिन भैया, इंसुलिन अग्नाशय होगा। ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन्स है जो कहां से सेक्रेट होता है? अग्नाशय से सेक्रेट होता है। ठीक है, तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है भैया? ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 97 नंबर। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः कितना होता है? मिनिमम और लो बताना, 120 और 90, या फिर 120 80, या फिर 120 90, या फिर 140 80। बस सामान्यतः आप सभी लोगों को पता होगा 80 होगा ना, मिनिमम 80 और हाईएस्ट 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 90 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु। तो वैसे ही जीव विज्ञान विज्ञान का ये शाखा है अनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जनक कौन है भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल है ना। ऑप्शन इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की नीडेड आपको नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका 99 नंबर। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? चाहे अगेती झुलसा हो या फिर आपके, चाहे अगेती झुलसा हो या फिर आपके पछेती झुलसा हो। ठीक है, पछेती, पछेती झुलसा हो, दोनों जो है ध्यान रखिएगा, दोनों जो है सामान्यतः किसका रोग है? आलू, अदरक, बंद गोभी या फिर फूल गोभी। तो आप ध्यान रखिए ये आलू का एक सामान्य रोग है, अगेती झुलसा या पचेती झुलसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 100, क्वेश्चन नंबर 100। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुई प्रतियों की संख्या कितनी होगी? 1 2 4 या फिर अनंत? पता है क्वेश्चन नंबर आपका 100 का आंसर क्या होगा? देखिए जब वस्तु को कहा रखा गया दो समांतर रखी दर्पणों के बीच में, तो इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा? देखिए आप लोगों का एक सूत्र है, प्रतिबिंब बनने की संख्या होता है आपके 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये सूत्र होता है, इस सूत्र से हम क्या निकालते हैं? प्रतिबिंबों की संख्या। थीटा भाई दर्पणों के जो झुकाव होता है, कोण होता है, उसको हम थीटा बोलेंगे। अब इसमें जो है ये कितने भैया? दोनों समांतर रेखा पे है, तो समांतर रेखा पे इसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेंगे, लिमिट नहीं है। अगर हम बताते ये दोनों अगर 90 डिग्री में कोई वस्तु यहाँ रखा है और ये जो मिरर है या फिर दर्पण है ये 90 डिग्री में है, तो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो 360/90 -1 करेंगे, 0 0 9 1 36, 4 -1 यानी कि 3 बनेगा, 4 -1 और 3 इसमें प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन में 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 101 नंबर। 101 नंबर क्या है? घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है? सतह को चमकाकर, बिल्कुल करेक्ट है, सतह को चमकाने से भाई घर्षण कम होगा। हम जो लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं अगर किसी मशीन में, तो भी लुब्रिकेंट्स के स्नेह जिसे बोलते हैं, उससे भी हम घर्षण कम कर सकते हैं। अगर लुब्रिकेंट्स को अगर हम यूज करते हैं कोई घर्षण कम होगा, बिल्कुल घर्षण कम कर सकते हैं। स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करने, भाई क्षेत्रफल को अगर घर्षण के जो क्षेत्र पर अगर कम कर दे तो क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका आंसर इसमें पहला और दूसरे में आ रहा है, तो ऑप्शन देखिए थर्ड, थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 102 नंबर। 102 नंबर क्या है? किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या तुरंत दुगना हो जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 102 नंबर क्या होगा? देखिए गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा में हमने क्या आधा कर दिया? गति को आधा कर दिया। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो आपका फार्मूला होता है K=1/2 mv²। अब हमने ये v को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। 1/2 m v की जगह हम आधा कर दिया, तो अगर s को v को हम v/2 लिखते हैं, इसके स्क्वायर करते हैं, तो भैया 1/2 m v² वैसे ही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 1/2 m v² और यहाँ गुना में 1/4, तो 1/4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, इनको ऑप्शन आपका जो है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 103 नंबर। देखिए 103 नंबर क्या है? पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। पारा थर्मामीटर कार्य करने का सिद्धांत क्या? गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव आता है, गर्म करने के क्या बदलाव आता है घनत्व में, या गर्म करने पर पदार्थ विस्तार होता है, या पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध होता है, या गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा? भाई पारा भरा जाता है, थर्मामीटर है, पारा यानी कि मरकरी लिक्विड भरा जाता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? भाई ये गर्म करने पर पदार्थ क्या होगा? फैलती है। ठीक है, उसके स्केल में बढ़ते हैं, जैसे आप इस बुखार वगैरह चेक करते हैं उसमें मरकरी होता है, जैसे उसको हीट मिलती है तो वो फैलती है, और फैलने के बाद भाई
सिंपल सी उसकी रीडिंग बढ़ जाती है, और वैसे ही ठंडक पड़ता है तो ये बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 105 नंबर। क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। प्रचालन यंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए हिंदी बड़ा टफ बन जाता है कई बार हिंदी वाले में, इसलिए इंग्लिश का जरूर आप देख के चलिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या, किसी की मेमोरी प्रोसेसिंग, जैसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, संगणक भी बोलते हैं, संगणक ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कई बार, तो आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिए क्योंकि आपका दोनों लैंग्वेज में होंगे पेपर, है ना। तो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, केवल पहला या फिर तीनों, या फिर दूसरा, पहला दूसरा या फिर दूसरा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भाई सभी कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन बुनियादी सभी कार्य करती है, चाहे वो फाइल का मैनेज करना या फिर आपका मेमोरी की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करें, इनपुट आउटपुट, ये सारे कार्य करेंगे। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा, सारे कार्य करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106 नंबर। 106 नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये तो भाई बहुत सुने होगा आपने 10th क्लास में। मैथिलीन, एथिलीन, एसीटोन या फिर मीथेन। फलों को पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, एथिलीन का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 107। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर एथिलीन। देखिए देखिए गोबर गैस बोले या फिर आपके कृषि का जो भी कचरा रह जाता है खेत में, या फिर आपके जो सब्जी उब्जी काटने के बाद जो हम ढेर करके फेंकते हैं, उसमें ज्यादातर इस तरह का स्मेल आता है, वो हमारा मीथेन गैस का ही प्रमुख घटक होता है। मीथेन गैस जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, इसमें अलग प्रकार के स्मेल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कचरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 108 नंबर। देखिए 108 नंबर क्या है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सेंधा नमक में जिप्सम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम। अच्छा इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिए, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज नहीं होता है, ये नहीं होता, कौन सा खनिज नहीं होता। देखिए सेंधा नमक में मैक्सिमम के खनिज पाए जाते हैं। सेंधा नमक, देखिए नमक का आपका साधारण फार्मूला क्या होता है, NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, तो इसलिए अकॉर्डिंग हम सोडियम में आंसर जाएंगे। लेकिन आपसे खनिज पूछा है तो सेंधा नमक में देखिए, चाहे वो सोडियम की बात करें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता, उसके बाद आपका ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे उच्च मात्रा में ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे उच्च मात्रा में खनिज पाया जाता है। ये आपका क्या एक प्राकृतिक है ना, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, प्राकृतिक आपका नमक होता है सेंधा नमक, बहुत उपयोगी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, इसमें जिप्सम वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें पहला करेक्ट आंसर होगा। और अगर सोडियम के अकॉर्डिंग देखेंगे, NaCl फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका सोडियम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है। एक्टिनियम, बोरोनियम या ओस्मियम या फिर रेडियम। देखिए संक्रमण जो धातु होता है, जो आप देखोगे उसमें जिसमें आता है, उसमें आपके डी ब्लॉक में आता है ना, सब डी ब्लॉक में आता है, सारे के सारे डी ब्लॉक में आता है। आपके समूह समूह की बात करते हैं, समूह आपके थर्ड से लेकर तीसरे से लेकर 12 के बीच में होता है। तीसरा से 12, तीसरे आवर्त तालिका में आप देखेंगे 3 से लेकर 12 के समूह के बीच में शामिल होता है। इसमें करीबन आपके 40 तत्व होता है। ठीक है, जिसमें एक्टिनियम भी होता है, बेरियम भी होता है, ऑस्मियम भी होता है। तो आपके इसमें देखो रेडियम जो है ना, रेडियम ये आपके समूह 2 का है, तो ये संक्रमण धातु नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही है, कौन सा सही। एसपीएस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम क्या, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर सही तो है। सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, भी पॉइंट सही लग रहा है। एसपीएम देखिए, एसपीएम ये फिर से देख रखा है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, और सीओडी क्या देख रखा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपके देखो ये सिंगल सिंगल इसमें नहीं जाएंगे, हम इसमें जाएंगे। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111 नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया, 1973 में, 82 में या फिर 93 में या फिर 62 में। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा। टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर इनकी बात परियोजना भारत सरकार ने कब शुरू किया, 1973 में। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा 112 नंबर। 112 क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्ननीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं आपसे पूछा। शीशा, रुई, देखिए रुई भाई बायोडिग्रेडेबल है, कागज बायोडिग्रेडेबल है, शीशा नहीं होता। इसमें देखिए आपका पहला टेबल पहला हो जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। देखिए कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की कोशिश करें। 30 मिनट का अप्रोक्स 30 से 35 मिनट का अप्रोक्स आपको लोग एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराना है, और घर बैठे भी आप ऐसे ही टारगेट लेके चले। टाइम का आपको यूज करना है, क्योंकि उस जितना आपके टाइम बचेगा वो टाइम आप मैथ और रीजनिंग में लगा सकते हो। ठीक है, जीएस में कम टाइम लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ज्यादा करिए जीएस में। जीएस ना आपके मेरिट का अच्छा खासा ये एक फैसला तैयार करता है, इसलिए जीएस का आपका डेली का टारगेट रखिए कि वहाँ 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में पढ़ना ही है, याद करना ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अगर तैयारी करेंगे ना, तो आपका 50 क्वेश्चन का जीएस में आप 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हो पेपर में भी। नेक्स्ट है कांचीपुरम जो है स्थित कैलाशनाथ मंदिर, इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया। किस वंश के शासनकाल में बनाया गया कांचीपुरम
कांचीपुरम में स्थित क्या है, कैलाश नाथ मंदिर। चोल वंश के, पांड्य वंश के, चेरस या फिर पल्लव। इसमें आपका क्या आगे आंसर हो जाएगा, देखिए कांचीपुरम यानी कि आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है भाई कांचीपुरम, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु में ये मंदिर है। ये किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ, तो पल्लव, पल्लव होगा ऑप्शन आपका इसमें फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे किसने बनाया तो ध्यान रखिएगा, नरसिंह, नरसिंह देव वर्मन, नरसिंह देव वर्मन सेकंड इन्होंने बनाया था। और इस मंदिर का पूर्ण रूप यानी कि मंदिर का आगे का हिस्सा और जो टॉप का हिस्सा किसने बनाया था, इनके पुत्र महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन थर्ड में कंप्लीट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 114 नंबर। देखिए 114 नंबर क्या, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, आर्किमिडीज, रूवल्मस, जे थॉमसन। बिल्कुल यही आंसर होगा, जे थॉमसन ने जो है इसके इलेक्ट्रॉन की खोज के, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था भैया, कब मिला था, 1906 में जो मिला था इनको नोबेल प्राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 115, हिम गोल्ड कप, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, मुक्केबाजी या फिर हॉकी या फिर वॉलीबॉल। बताइए 115 का आंसर क्या होगा। हिम गोल्ड कप, देखिए हिम गोल्ड कप ये आपका एक हॉकी खेल का संबंधित है, हॉकी खेल टूर्नामेंट है, हॉकी खेल का एक टूर्नामेंट होता है। ये हॉकी खेल टूर्नामेंट महिला हॉकी खेल टूर्नामेंट है, क्या महिला हॉकी टूर्नामेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 116 नंबर। 116 क्या, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही नहीं है, सही नहीं है। अच्छा सही तो पानीग्राही ओडिशा नृत्य, बिल्कुल सही है। शिव कुमार शर्मा बांसुरी, ये गलत है। शिव कुमार शर्मा जो है देखिए ये जो आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। ये संतूर वादक थे, क्या संतूर वादक, संतूर वादक, ये संतूर वादक थे। आपके राजा रवि वर्मा चित्रकार संबंधित, उस्ताद बिलावत खान सितार से। आपका ऑप्शन इसमें जो गलत है सेकंड वाला, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 116 नंबर, 117 नंबर, सॉरी 117 क्या है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है, डीजल रेल इंजन कारखाना चितरंजन, वाराणसी, सिकंदराबाद या फिर। तो देखिए डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर है, वाराणसी में है ना, ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 118 नंबर। खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए, खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे किसने बनाया भैया, वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स आईआईएल ने बच्चों के लिए लॉन्च किया। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है, मोवेला, मेरू या फिर मरुपे या फिर मेवेल। ध्यान रखिएगा इस वैक्सीन का नाम क्या, मोवेला। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 119 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया, पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था, 51-52 में या 1953 में, 1947-48 में या फिर 1950 में। देखिए पहला आम चुनाव की बात की गया, पहला आम चुनाव भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हुआ, जिसमें कांग्रेस विजय हुए थे। उसमें सीट कितने थे, 489 सीटों में जो है 489 सीटों में 364 सीटें अकेले कांग्रेस जीतती है उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, लोकसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल 1952 में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा 120 नंबर क्वेश्चन। क्या 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर ओडिशा। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, पंजाब ने हरियाणा को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों को और अपना स्कोर भी शेयर करिए फटाफट। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करती चलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने स्कोर जो भी है उसमें आपके एनालाइज कर लीजिए कि आप लोगों का किसमें वीकनेस है, उसमें आप इंप्रूव करिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।